आज क्लास 10th के भूगोल विषय की चर्चा करेंगे। यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेंगे कि इस बार का जो एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, उसमें ये इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो संसाधन क्या होता है? तो वह प्राकृतिक में पाए जाने वाले वह सभी पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करते हैं, वह संसाधन कहलाता है। यानी वो कोई भी सामान हो जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वह संसाधन कहलाता है। जैसे आप ये मार्कर देख रहे हैं, ये भी हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये आप बोर्ड जो देख रहे हैं, वो भी संसाधन है, क्योंकि यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो कोई भी पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, वही संसाधन कहलाता है। तो समझिए, अगला दूसरा क्वेश्चन है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं? तो सबसे पहले इसको समझेंगे, खनिज क्या होता है। तो खनिज वह होता है जो चट्टानों से प्राप्त होता है, चट्टान से खोद करके निकाला जाता है, वह खनिज कहलाता है। और खनिज जो जब निकाला जाता है तो वह अशुद्ध रूप में आता है, और अशुद्ध रूप को जब शुद्धिकरण किया जाता है तो उसका प्रबंधन कहलाता है। और इसको पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण किया जाता है, ताकि आने वाले पीढ़ी भी हमारा इसका उपयोग कर सके। तो इसको हम कहते हैं खनिजों का संरक्षण। और खनिजों का संरक्षण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आने वाले समय में इसको बचा करके रखना है। यदि हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो आने वाले जो पीढ़ी होगा उसके लिए ये खनिज जो है उसका अभाव हो जाएगा, वहां पर कमी हो जाएगी। अशुद्ध खनिजों का शुद्धिकरण खनिज प्रबंधन कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर अशुद्ध है, अशुद्ध तो खनिज जो होता है हमको कहाँ से प्राप्त होता है? चट्टान से प्राप्त होता है। और चट्टान में ये जो पाया था अशुद्ध रूप में, शुद्ध रूप में नहीं पाया था, उसको क्या किया था? शुद्धिकरण किया था। तो शुद्धिकरण जो करता है तो उसको हम कहते हैं खनिज प्रबंधन। सीमित खनिज भंडारों का योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग खनिजों का संरक्षण कहलाता है। यानी जितना खनिज है वह सीमित है, और इस खनिज को भंडारण करके योजनाबद्ध तरीके से हम इसका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं? इसका संरक्षण करते हैं, ताकि आने वाले पीढ़ी को भी ये चीज प्राप्त हो। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग कॉपी निकाल लेंगे और वहां पे लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो फिर याद नहीं हो पाएगा, इसको नोट करते जाइए आप लोग। और यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य से। सूर्य से जो हमें प्राप्त होता है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए, हम लोग को कैसे प्राप्त होता है? ये मान लेते हैं सूर्य होता है, ये सूर्य क्या होता है? ये रोशनी देती है। और हम लोग सौर प्लेट के बारे में जानते हैं। सौर लाइट आप लोग देखे होंगे, वहां पर उसके ऊपर में एक क्या लगा होता है? सौर प्लेट। ये क्या करती है? सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर देती है। अवशोषित करने के बाद एक बैटरी होता है, और बैटरी में क्या करता है? इसको बैटरी में ये क्या करता है कि उसकी ऊर्जा को रूपांतरित कर लेता है। तो इस तरीके से हमें सौर ऊर्जा की प्राप्ति होता है। ये सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य प्रकाश से होता है। सौर प्लेट पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तब रासायनिक ऊर्जा बैटरी में संग्रहित की जाती है। इस प्रकार सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी हम यहाँ से समझ गए कि ये प्लेट का काम होता है। प्लेट क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी को
अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद ये बैटरी जो होती है, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित कर देती है और पुनः इस बैटरी के द्वारा हम किसी बल्ब को जला सकते हैं और इससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना वह योजना है जिसके तहत एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जाता है। जैसे नदी तट पर बांध बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि खेतों की सिंचाई भी कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं और अन्य काम में हम इससे कर सकते हैं। तो ऐसे परियोजना को हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी एक वो काम के लिए करते हैं और उससे अनेक कार्य संपादित होते हैं। वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित हो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। नदी पर बांध बना करके जो किया जाता है वह होता बहुउद्देशीय परियोजना होती है। जो भी तट पर बांध बना करके किया जाता है तो वो होती है बहुउद्देशीय परियोजना, क्योंकि इससे जो होता है कई वो कार्य को संपादित किया जाता है। अगला है क्वेश्चन, कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और कोयले के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो है एंथ्रासाइट, दूसरा जो है बिटुमिन, तीसरा लिग्नाइट और चौथा है पीट। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, दे दिया जाता निम्नलिखित में कौन कोयले का रूप है या कोयले का प्रकार है? तो एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। ये एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्च कोटि का कोयला है। इसमें 80% से अधिक कार्बन पाए जाते हैं और कार्बन जिसमें जितना अधिक पाया जाएगा वह उसमें उतना धुआं नहीं होगा। इसलिए ये एंथ्रासाइट जो है उसमें अत्यधिक कार्बन पाया जाता है, यानी 80% से अधिक जो है इसमें कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसमें धुआं नहीं होता है। दूसरा है बिटुमिन, ये मध्यम कोटि का कोयला है। इसमें 50 से 60% इसमें कार्बन पाया जाता है और ये मध्यम कोटि का कोयला है। यह है लिग्नाइट, इसमें जो है 40 से 50% कार्बन पाए जाते हैं और ये पीट कोयला होता है, उसमें बहुत कम कार्बन पाए जाते हैं और सबसे निम्न प्रकार का कोयला जो है वह है पीट। तो आप समझ गए होंगे, इसको भी आप लोग अच्छा से जो है समझा कीजिए, क्योंकि इसमें से पूछा जाता है कि एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 80% से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण क्या है या उदारीकरण की परिभाषा दे, सबका आंसर एक ही होता है। देखिए, उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था के नियंत्रण वाले प्रावधानों का शिथिलीकरण करना। यह एक प्रकार से अनियंत्रित की नीति है। इसका शाब्दिक अर्थ है अर्थव्यवस्था के उदार बनाना। भारत में इस नियम को 1991 ईस्वी में, उदारीकरण की नीति भारत में 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने लगाई। यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि उदारीकरण की नीति भारत में कब अपनाया गया? तो 1991 ईस्वी में इस नीति को, उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर 3 प्रश्न हैं और तीनों को आंसर देना है कि उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है। तो उदारीकरण की परिभाषा हम पिछला वाला क्वेश्चन में दिए हुए थे।
और यहाँ पर फिर देख लेंगे उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था के नियंत्रण वाले प्रावधानों को शिथिलीकरण करना। यह एक प्रकार की अनियंत्रित की नीति है। यह जो है उदारीकरण में मतलब उदार कर देना, किसी को उदार जो कर देता है तो वो उदारीकरण कहलाता है। यह एक प्रकार से अनियंत्रित की नीति है। और एक बात और याद रखिए कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भारत में 1991 ईस्वी में लागू हुआ। ये तीनों जो था 1991 ईस्वी में लागू हुआ। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई, तो 1991 ईस्वी में हुई। अगला है निजीकरण। निजीकरण का मतलब हम लोग जानते हैं कि निजी, किसी खास का। तो देखिए निजीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियों को मजबूत करते हुए सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण की जगह निजी क्षेत्र को महत्व प्रदान करना। यानी यहाँ से स्पष्ट होता है निजी का मतलब है किसी खास का। तो जहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप होता है वहां पर किसी निजी व्यक्ति का या निजी व्यक्तियों का जो अधिपत्य हो जाता है या वहां पर अपना नियंत्रण कायम कर लेता है तो उसको हम निजीकरण कहते हैं। अगर देखिए वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का मतलब था विश्व का बाजार है। ये एक प्रकार का यह विश्व का बाजार है। वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। जब एक देश की व्यवस्था को दूसरे देश की व्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है तो उसको वैश्वीकरण कहते हैं। आप याद रखने के लिए इतना ही याद रखिए कि जब एक देश दूसरे देश के साथ अर्थव्यवस्था को जो जोड़ता है तो उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो कहिएगा वैश्वीकरण से होता क्या है, तो वैश्वीकरण से क्या होता है, इससे विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ता है और इससे कई लाभ होते हैं। जैसे उत्पादन में वृद्धि होता है, मतलब कुशल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सब वैश्वीकरण की ही देन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा।